नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बलबन के बारे में। दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए हैं। 5 यानी पहला गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए हैं, जिसमें से हम दोस्तों 8 शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 शासक है? बलबन, कैकुबार और कैमूर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी बलबन से शुरू होगी। और बलबन 1266 से लेकर 1287 तक दोस्तों गद्दी पर रहा था। इसके शासनकाल को दोस्तों द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। यानी जो बलबन का शासनकाल है, इसके शासनकाल को द्वितीय इलवरी वंश का शुरुआत माना जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि प्रथम इलवरी वंश कहाँ तक था। तो इससे पहला शासक था यानी नसरुद्दीन महमूद इससे पहला शासक था बलबन का। और उसी तक प्रथम इलवरी वंश उस तक था। और उसके बाद प्रथम इलवरी वंश का खात्मा हो गया था। और बलबन के शासनकाल को इसीलिए द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है। अब इसके पूरे नाम यानी जो बलबन का अगर पूरा नाम की बात की जाए तो गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम है। और ये गयासुद्दीन बलबन था, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। यानी इल्तुतमिश इसको बाजार से खरीद कर लाया था। याद रखें दोस्तों, यानी किसका गुलाम था? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। यदि इसके वास्तविक नाम की अगर बात की जाए तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। याद रखेंगे, यानी इसके अगर वास्तविक नाम की अगर बात की जाती है तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। और इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी उपाधियाँ क्या क्या थी दोस्तों? इसकी उपाधि थी उलूग खां। यानी उलूग खां इसकी उपाधि थी, जो कि उपाधि महमूद ने दी थी। दोस्तों महमूद ने इसको उपाधि दी थी उलूग खां की। अब इसको ये उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि जो महमूद था ना, महमूद बलबन का दामाद था। क्योंकि बलबन के अपना कोई भी पुत्र नहीं था, इसीलिए इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका उत्तराधिकारी बना था आगे चलकर बलबन। तो इसीलिए जब ये गद्दी पर बैठा तो इसीलिए महमूद ने इसको उपाधि दी थी उलूग खां। और उलूग खां के नाम से गद्दी पर बैठा था बलबन। याद रखेंगे, अमीर शिकार बना दोस्तों। अपनी मेहनत के चलते अमीर शिकार बना। और बहराम शाह के समय यह अमीर शिकार बना था। अब बहराम शाह दोस्तों, बहराम शाह गुलाम वंश का 6ठे नंबर का शासक था। याद रखेंगे। और अमीर शिकार के बाद अमीर आखुर अमीर आखुर बना। यानी अमीर आखुर क्या होता है दोस्तों? यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है अमीर आखुर। इसने लो एवं लख्त नीति अपनाई मेवातियों के खिलाफ। याद रखें दोस्तों, इसने लो एवं लख्त नीति अपनाई थी मेवातियों के खिलाफ दोस्तों। यानी ये जब गद्दी पर बैठा इसने देखी क्या क्या समस्याएं क्या क्या हैं। तो जो दिल्ली का बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर मेवातियों का क्षेत्र था। और ये इन्हीं मेवातियों के खिलाफ इसने लो एवं लख्त नीति अपनाई थी। तो ये किसने अपनाई थी दोस्तों? ये अपनाई थी बलबन ने। साथ ही तुर्क चहलगानी का अंत किया दोस्तों। तुर्क चहलगानी का इसने अंत किया। अब क्योंकि बलबन दोस्तों इन्हीं 40 सरदारों का लीडर था। यानी बलबन भी इन्हीं 40 सरदारों में से एक था। इसने तुर्क चहलगानी का अंत किया, क्योंकि इसने सोचा कि जिस प्रकार मैं दिल्ली की गद्दी के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, ऐसे कोई और गुलाम भी उठा सकता है। तो इसीलिए इसने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए इसने तुर्क चहलगानी का अंत कर दिया। यानी 40 सरदारों को सभी को एक एक करके मरवा दिया था, केवल अपने सिवा। याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों इसने सिजदा यानी झुकना, पावोस यानी चूमना, और साथ ही नोरोज उत्सव यानी ये तीनों प्रथाएं किसने शुरू की थी? ये तीनों प्रथाएं दोस्तों ये शुरू की थी बलबन ने। सिजदा क्या होता है दोस्तों? यानी जो भी राज दरबार में आएगा वह पहले झुकेगा, फिर लंबा लंबा लेट जाएगा, उसके बाद कोहनियों के बल रेंगता हुआ आएगा और मेरे पैरों को चूमेगा। तो यही थी दोस्तों सिजदा और पावोस प्रथा। याद रखेंगे। और साथ ही इसने नवरोज
उत्सव जो है शुरू किया दोस्तों। नवरोज उत्सव जो है एक ईरानी उत्सव था, जो कि ईरानी नववर्ष था, और ये 19 दिन तक जो है चलने वाला त्यौहार है। याद रखें दोस्तों, यानी एक ईरानियों का त्यौहार था। नवरोज त्यौहार की अगर बात की जाए तो इसको किसने शुरुआत कराया था? इसकी शुरुआत कराई थी दोस्तों बलबन ने। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा जो है दिल्ली सल्तनत में लागू हुई। तो दोस्तों क्योंकि नौरोज उत्सव जो है ईरानियों का उत्सव था, तो इसी को जो है कहा गया है, यानी पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में जो है लागू हुई थी। याद रखेंगे। फारसी पद्धति में जो है दरबार का गठन किया गया दोस्तों। फारसी पद्धति में जो है दरबार का गठन किया था। सैनिकों के लिए जो है नगद वेतन की व्यवस्था की दोस्तों, यानी बलबन ने जो है सैनिकों के लिए जो है नगद वेतन की व्यवस्था जो है की थी दोस्तों। यानी इसने जो है अपने सभी सैनिकों के लिए जो है नगद वेतन की व्यवस्था जो है नहीं की थी, बल्कि जो सैनिक लड़ने योग्य नहीं थे वो केवल उनके लिए जो है इसने नगद वेतन की जो है व्यवस्था की थी। यानी इल्तुतमिश के समय सैनिकों के लिए जो है दोस्तों एकता प्रथा दी जाती थी, तो इसने जो है कुछ क्षेत्र में जो है एकता प्रथा को जो है संपूर्ण रूप से जो है ख़त्म न करके बल्कि आधी जो है ख़त्म की थी, और आधे सैनिकों को जो है जो लड़ने योग्य नहीं थे उनको जो है नगद वेतन की व्यवस्था की, और जो लड़ने योग्य थे उनको जो है एकता देने की जो है प्रथा जो है शुरू की थी। और आगे चलकर जो है दोस्तों खिलजी वंश में जो है अलाउद्दीन खिलजी आएगा, जो कि संपूर्ण यानी पूरी तरीके से जो है एकता प्रथा को जो है समाप्त करके जो है सभी सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की जो है शुरुआत करेगा। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है सैनिकों को नगद वेतन देने की जो है शुरुआत हुई थी। और केवल पूछा जाए कि बलबन ने जो है नगद वेतन की शुरुआत आधे सैनिकों को जो है की थी, ना कि सभी को। याद रखेंगे। अब इसने 2 विभाग बनाए थे दोस्तों। इसने जो है 2 विभाग जो है बनाए थे। ये 2 विभाग कौन कौन से हैं तो इनके बारे में देखेंगे। ये 2 विभाग थे दोस्तों, बरीद मुबालिक यानी गुप्तचर विभाग। इसने जो है एक गुप्तचर विभाग जो है बनाया था, यानी ये पता लगाने के लिए कि कोई हमारे खिलाफ जो है साजिश यानी षड्यंत्र जो है नहीं तो रच रहा है, तो इसलिए जो है इसने गुप्तचर जो है विभाग बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए, यानी पता लगाने के लिए। दीवाने अर्ज यानी एक सैन्य विभाग बनाया था। सेना की देखरेख के लिए जो है इसने एक सैन्य विभाग जो है बनाया था। याद रखेंगे। और बलबन ने जो है न्याय विभाग की जो है स्थापना की थी। याद रखें दोस्तों, बलबन ने जो है न्याय विभाग की जो है स्थापना की थी। और बलबन के समय जो है 1279 और 1285 में जो है मंगोल आक्रमण हुए थे। याद रखेंगे। यानी पूछा जाए कि बलबन के समय जो है मंगोल आक्रमण कब हुए तो 1279 और 1285 में जो है मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके समय हुए थे दोस्तों? 1279 और 1285 में। तो ये हुए थे दोस्तों बलबन के समय जो है हुए थे। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यानी 1279 में जो है बंगाल में विद्रोह हुआ। तुगरिल खान ने जो है विद्रोह किया था दोस्तों। यानी बलबन के समय जो है बंगाल पर जो है दोस्तों दिल्ली का जो है पूरी तरीके से जो है कंट्रोल नहीं रहा था। यानी जब बलबन के समय जो है बंगाल में कौन था तो बंगाल में जो है तातार खां था, और इसी तातार खां ने जो है तो बलबन की जो है अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी कि मैं जो है दिल्ली के तख्त के अधीन रहने के लिए जो है तैयार हूँ। क्योंकि तातार खां जानता था कि बलबन जो है कैसा है, अगर नहीं मानेगा तो बल्कि यहीं आ जाएगा, तो इसीलिए जो है तातार खां ने जो है बलबन की अधीनता जो है स्वीकार कर दी थी। लेकिन जब तुगरिल खां के पिता जो है तातार खां की जब मृत्यु हो गई, तो तातार खां के बाद जो है बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा था? तुगरिल खां जो है बैठा था। इसने कहा कि बलबन कौन है, कोई ज़्यादा बड़ा नेता है बलबन, इसको देख लेंगे। तो बलबन ने कहा कि भैया देखना उखना कुछ नहीं है, बल्कि इसको जाकर जो है समझाओ। तो इसने जो है अपने 2 खास आदमियों को जो है भेजा था तुगरिल खां को जो है समझाने के लिए। लेकिन तुगरिल खां ने जो है उनको मार पीट कर जो है बुरी तरीके से भजा दिया। तो इस बात से जो है बलबन को जो है बहुत गुस्सा है, और इसी वजह से जो है बलबन जो है स्वयं बंगाल पर जो है आक्रमण करने के लिए जो है स्वयं जो है आया था। याद रखें दोस्तों। अब जैसे ही तुगरिल खां को पता लगा कि बलबन जो है स्वयं आ रहा है, तो बलबन के डर से जो है तुगरिल खां जो है छुप कर कहीं यानी भाग कर जो है कहीं छुप गया था। याद रखेंगे। और इस प्रकार जो है इसको ढूंढा गया, और ढूंढने के बाद जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों तुगरिल खां। इस प्रकार जो है बंगाल का विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे। और इसके बाद जो है दोस्तों 1279 के बाद जो है 1285 में जो है बलबन की मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, बलबन की जो है मृत्यु हो गई थी। अब बलबन के बाद जो है दोस्तों कौन आता है, यानी बलबन का उत्तराधिकारी कौन था? तो बलबन के बाद आया था दोस्तों कैकुबाद, जो कि बलबन का पोता था।
दोस्तों अब बलबन का पोता था, यानी बलबन का कोई पुत्र नहीं था, बल्कि पुत्र तो था जिसका नाम था बुगरा खां। तो बुगरा खां ने जो है दिल्ली की गद्दी की में जो है कोई भी जो है रुचि नहीं दिखाई थी, कहा था कि मुझको दिल्ली की गद्दी जो है नहीं चाहिए। इसीलिए जो है बुगरा खां का जो है पुत्र यानी कैकुबाद जो है गद्दी पर जो है बैठा था। दोस्तों ये भी जो है एक अयोग्य शासक जो है सिद्ध हुआ है, और इसने जो है दोस्तों किलो खरी का जो है किला बनवाया था, जो कि दिल्ली में। याद रखें दोस्तों, इसने जो किलो खरी का किला बनवाया था, याद रखेंगे दोस्तों। यानी कैकुबाद और कैमूर्स जो है इतने महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कैमूर्स। कैमूर्स का नाम दोस्तों, कैमूर्स को जो है शमसुद्दीन द्वितीय के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। यानी कैमूर्स को जो है शमसुद्दीन द्वितीय जाना जाता है दोस्तों। यह जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था, याद रखेंगे। यानी गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक की अगर बात की जाए तो कैमूर्स था दोस्तों। कहीं कहीं पर जो आपको कैमूर्स या केयूमार भी जो है मिल सकता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों दिल्ली की सल्तनत में जो है 5 वंश हुए थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। यानी गुलाम वंश का जो है दोस्तों अंतिम अगर शासक की बात की जाए तो कैमूर था, और इसी कैमूर्स की हत्या करके जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है, जो कि इसका सेनापति था कैमूर्स की हत्या करके जो है स्वयं इसने एक नए वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश की। याद रखें दोस्तों, दूसरा वंश कौन सा आया था? दूसरा वंश है दोस्तों खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कुछ। खिलजी वंश दोस्तों दूसरा वंश था खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक जो है रहा था खिलजी वंश का शासनकाल। याद रखेंगे दोस्तों, कब से कब तक? यानी 1290 से लेकर 1320, यानी मात्र 30 वर्षों तक जो है शासनकाल रहा था खिलजी वंश का। अब अगर खिलजी वंश की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के जो है संस्थापक थे। इसी जलालुद्दीन खिलजी का जो है गुलाम वंश के पतन में जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान जो है रहा था, और इसी ने जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या कर जो है एक नए वंश की जो है स्थापना की थी। इसकी उपाधि की बात की जाए तो शाइस्ता खां जो है इसकी उपाधि है, जो कि कैकुबाद ने दी थी। दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी जो है कैकुबाद और कैमूर्स दोनों के समय जो है सेनापति जो है रहा था, याद रखेंगे। और सल्तनत काल का जो है सबसे बुजुर्ग जो है शासक था दोस्तों। अब सल्तनत काल का यानी जो सल्तनत काल में जो है 5 वंश हुए, इन्हीं सभी अगर वंशों की बात की जाए तो सबसे बुजुर्ग शासक की अगर बात की जाती है तो वह था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 70 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था। याद रखें दोस्तों, 70 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों इसने कहा जाता है कि इसने जो है गद्दी पर बने रहने के लिए जो है अपने विरोधियों से भी जो है हाथ मिला लिया था गद्दी पर बने रहने के लिए, क्योंकि इसे पता था, क्योंकि ये 70 साल का बूढ़ा अगर ये किसी से विद्रोह करेगा कि कोई भी जो है इसको मारकर जो है चला जाएगा, तो इसी प्रकार जो है इसने अपने विरोधियों से भी जो है हाथ मिलाने की कोशिश की थी गद्दी पर बने रहने के लिए। अब इसी के समय जो है कड़ा मानिकपुर एक जागीर थी दोस्तों, जो कि इलाहाबाद के यूपी में थी। यहाँ का एक जागीर था मलिक छज्जू, तो इसने जो है दोस्तों खुद को जो है स्वतंत्र कर लिया था। इसने कहा था कि मैं नहीं मानता किसी बूढ़े की, क्योंकि ये 1-2 साल और बचे हैं, 70 साल का बूढ़ा, मैं इसकी नहीं मानता, क्योंकि 1-2 साल और जिएगा। तो इसलिए जो है इसने अपने आप को जो है स्वतंत्र जो है घोषित कर लिया था। अब जलालुद्दीन ने जो है दोस्तों इस विद्रोह का दमन करने के बाद जो है कड़ा मानिकपुर की जागीर जो है अपने भतीजे अलाउद्दीन को खिलजी को जो है दे दी थी, याद रखेंगे। इसके 2 पुत्र थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली खां, याद रखें, इसके 2 पुत्र थे। अब कड़ा मानिकपुर की जागीर जो है किसके? मलिक छज्जू के पास थी, क्योंकि इसने जो है विद्रोह कर दिया था। अब इसके विद्रोह को दमन करने के बाद जो है जो कड़ा मानिकपुर की जो जागीर थी इसने जो है अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को जो है दे दी थी। अब जैसे ही कड़ा मानिकपुर की जागीर जो है अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो इसने जो है सपने देख लिए कि दिल्ली की गद्दी पर जो है इस बूढ़े को हटाकर जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है मैं स्वयं जो है बैठूंगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जो है किसी ने बताया कि दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए जो है बहुत सारा धन की जो है आवश्यकता पड़ेगी। अब इसे पता चला कि धन जो है कहाँ से मिलेगा, धन यानी सोना जो है कहाँ से मिलेगा। यानी दक्षिण में राजा रामचंद्र देव के यहाँ जो है बहुत सारा जो है सोना रखा है, तो उसी सोने को हथियाने के लिए यानी कब्जाने के लिए जो है इसने दक्षिण अभियान जो है किया था, बिना अपने चाचा से बताया, यानी जलालुद्दीन खिलजी से बताए। अब जैसे ही इसको पता चला जलालुद्दीन खिलजी को कि अलाउद्दीन खिलजी जो है मेरी बिना इजाज़त के जो है अभियान कर रहा है, तो इस बात से जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा हो गया और इसी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी बहुत होशियार था। इसने जो है अपने चाचा को जो है अपने चाचा को जो है इसने एक खत लिखवाया था कि चाचा जो है मैं आप ही के लिए जो है सोना लेने जो है गया था, और इसी वजह से जो है अला जलालुद्दीन खिलजी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है माफ़ कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक पत्र और लिखवाया जिसमें लिखा था कि अलाउद्दीन को जो है कुछ ऐसा पता लगा है जिससे जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है केवल जलालुद्दीन खिलजी को जो है कुछ बताना चाहता है। अब जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी जो है कड़ा मानिकपुर की जागीर में आया तो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सैनिक थे, उन्होंने जो है जलालुद्दीन खिलजी की जो है गर्दन जो है काट दी थी। तो इस प्रकार जो है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा कर जो है दोस्तों स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठा था, और साथ ही अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी कर ली थी। याद रखेंगे तो इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पर आया था। तो दोस्तों इससे आगे की क्लास जो है हम कल की क्लास में जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है जानेंगे फुल डिटेल से, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।